गाइज वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10th करेंगे। ठीक है, ये कौन सा है? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10th है जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, हम इस चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ क्या है, मोशंस क्या होते हैं, पहले ये चीज़ देखेंगे। क्या मतलब होता है मोशन का, यानी एक चीज़ जो है वो मोशन में है या रेस्ट में, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और मोशन होता क्या है और कितने टाइप का है, हम ये बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को मेजर, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी भी चीज़ को अगर जाना होगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस है वो क्या चीज़ ले। जैसे ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर ये आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है, तो फ्रेंड का घर अगर 2 किलोमीटर दूर है तो आप क्या सोचोगे कि चलो ठीक है, हम 2 किलोमीटर तो पैदल भी चल लेंगे, चलो ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर दूर होगा तो क्या आप पैदल जाओगे? नहीं, तो आप क्या लोगे, कुछ ना कुछ और व्हीकल्स वगैरह लोगे, कोई और ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे कि इतना दूर आपको जाना पड़ेगा। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस भी हमारा ज़रूरी है जिससे हम ट्रांसपोर्ट पता कर सकें कि कौन सा ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए हो। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें कैसे पता चला था, स्टार्टिंग में कैसे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ था और कैसे हम आज इतना अच्छा हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज थे ना, जब लोगों के पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो थे वो प्रेजेंट ही नहीं था हमारे पास, तो ये ना होने की वजह से वो कैसे चाहते थे, वो बाय फुट जाते थे। ठीक है, यानी पैरों से पैदल जाया करते थे। साथ में जो गुड्स होता था, यानी जो भी सामान उसको कैरी करना होता था, तो वो कहाँ कैरी करते थे, अपने बैग के ऊपर लादते थे और उस सामान को तब लेके जाते थे। ठीक है, ये एक नॉर्मल तरीका था उनका उस टाइम पे नॉर्मली ट्रैवलिंग करने का। एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो वो बाय फुट जाते थे और ज़्यादातर सामान अपने कमर पे ही लाद के जाते थे, जो भी सामान उसको चाहिए। ठीक है, उनके बाद उन्होंने क्या है, एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी अब क्या है, हम एनिमल्स को लेते थे, एनिमल्स के ऊपर जैसे गधा होता है, ठीक है, डोंकी है, जो डोंकी के ऊपर हम ज़्यादातर अपना जो सामान था वो उसके ऊपर डाल देते थे और साथ साथ में पैदल पैदल जो इंसान होता था वो भी चला जाता था। दूसरा क्या था, जैसे घोड़े वगैरह यूज़ करने लगे, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना, तो घुड़सवारी करो, अपने घोड़े पे बैठो और वहाँ तक पहुँचो। फिर क्या हुआ था, ये एनिमल्स का यूज़, यानी ये हम कब कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे, लैंड के अंदर। यानी जब भी हमें पैदल या घास के ऊपर, जो भी सॉइल वगैरह के ऊपर, लैंड के ऊपर अगर हमें चलना था, तब हम क्या कर रहे थे, एनिमल्स का यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हमें वाटर में ट्रांसपोर्ट करना हो तो हमारा उस टाइम क्या था, उस टाइम भी हम क्या करते थे, बोट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन ये बोट इतनी हाईफाई नहीं हुआ करती थी, ये बहुत ही सिंपल बोट हुआ करती थी। ठीक है, यानी सिर्फ नॉर्मली वुड का जो छोटे छोटे जैसे ऐसे वुड इकट्ठे करके ऐसे बना के, और ये बन गई हमारी बोट, जिसके अंदर थोड़ी सी एक हॉलो कैविटी होगी जिसमें आप लोग बैठ सकते हो या फिर अपना सामान रख सकते हो। तो इस टाइप की एक नॉर्मल बोट हुआ करती थी पहले ज़माने में, जो कि किसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प करती थी। बाद में क्या हुआ, इस बोट को भी मॉडिफाई किया गया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, कुछ लोगों ने मिला, समझा और वुड की कुछ पीसीज को इकट्ठा किया। ठीक है, पीसीज को इकट्ठा किया और उसको एक शेप देने की कोशिश की, बोट टाइप की एक शेप देने की कोशिश की। तो ये जो पीसीज को इकट्ठा करके और बोट की शेप दी, शेप उनको कैसे पता चला, यानी क्या शेप दें, उनको कैसे पता कि पानी के अंदर हमें ऐसी वाली शेप देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगी। तो शेप के लिए उन्होंने क्या किया, वो बहुत समझदार थे इस चीज़ में। उन्होंने क्या लिया, एनिमल्स जो रह रहे हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, उन एनिमल्स से सीखा उन्होंने। यानी उन एनिमल्स की शेप कैसी है, जैसे फ़िश होती है तो फ़िश की शेप कैसी है, ऐसी है, ये हमारी फ़िश है। तो ये क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। इस टाइप की जो बॉडी होगी वो स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाती है। तो उन्होंने भी बोट को क्या किया, स्ट्रीमलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई, उससे क्या हुआ, हमारी जो बोट थी ना वो बहुत अच्छे से चलने लगी, आराम से बोट का जो ट्रांसपोर्ट था वो थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल था हमारा। इसके बाद हमारे जो लैंड में था, लैंड पे हमारे पास पहले इन्वेंशन हुआ किसका, व्हील का।
यानी अब पहिया बन गया, लेकिन पहिया भी बहुत अच्छा वाला पहिया नहीं था। यानी हमारे पास शेप जो उसकी थी वो ऐसी ऐसी ऐसी, कभी कभी ऐसी पहिया बना, फिर ऐसा पहिया बना, यानी अलग अलग टाइप की शेप बनी थी पहिया की। ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली सबको पता था कि सर्कुलर बनाओ और सर्कुलर बहुत अच्छा चलेगा, नहीं। थोड़े टाइम के बाद ये इम्प्रूव हुआ, ठीक है। जो व्हील था उसकी जो शेप थी वो इम्प्रूव हुई काफ़ी टाइम के बाद। तब वो इम्प्रूव होने के बाद हम क्या है, सर्कुलर हुआ, और सर्कुलर होने की वजह से अब इसको क्या किया हमने, ये पहिया तो बन गया। अब पहिया को भी अगर हमें ही खींचना हुआ तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, कार्ट बनाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कार्ट्स बनते थे और उस कार्ट्स को कौन खींचता था, एनिमल खींचते थे, ठीक है। तो यानी अब जैसे बुल कार्ट्स जो होते हैं वो क्या है, आगे हमारे पास एनिमल लगा हुआ होता है और पीछे उसके क्या होती है, कार्ट लगी हुई होती है, और वो जो एनिमल होता है वो उसको लेके जाता है, खींच के लेके जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट चलना स्टार्ट हो गया। फिर हमारे पास क्या था, जैसे 19th सेंचुरी की अगर बिगनिंग की बात देखें तो उस टाइम पे हमारे पास देखो, एक तो एनिमल्स था जो हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, एक हमारे पास क्या है, बोट्स आ गई थी जिसकी हमें थोड़ी बहुत शेप पता चल गई, और धीरे धीरे हमारे पास क्या बन गया, शिप्स भी बन गई, यानी थोड़े बड़ी बोट बन गई। उस बड़ी बोट को हम क्या कहते थे, शिप कहते थे, जिससे बड़ा बड़ा सामान जो होगा वो हम वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। इसके बाद जो मेन इन्वेंशन हुआ वो किसका हुआ, हमारा हुआ स्टीम इंजन का, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने स्टीम इंजन बना दिया। अब ये वाली चीज़ बहुत बड़ी थी, इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सुविधा हो गई हमारे में, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बनाए, रेल रोड्स बनाए, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, ट्रैक्स बिछा दिए जिससे ये जो स्टीम इंजन होगा वो चल सके, और स्टीम इंजन के पीछे हमारे पास क्या है, कैरेज लगे हुए हैं, और वो कैरेज को भी वो खींच सके जिसके अंदर हम अपना सामान रखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये सारी चीज़ गई। उसके बाद जब हमारे पास स्टीम इंजन आया, स्टीम इंजन के बाद हमारे पास क्या आया, ऑटोमोबाइल्स आए। ऑटोमोबाइल्स आना स्टार्ट हो गए। ऑटोमोबाइल्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास कार होता है, ट्रक होता है, या बसेस होती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। तो इनका इन्वेंशन हुआ उसके बाद, ठीक है। और हमारे पास साथ में जो बोट थी, जैसे हमारे पास नॉर्मल बोट हम क्या थे, हाथ से उसको, यानी ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था, और उसको हाथ से हम पुश करते थे, पानी को पुश करते रहेंगे और हमारी जो बोट होगी वो आगे निकलेगी, ऐसे आगे निकलेगी। लेकिन अब हमारी जो बोट थी वो भी मोटराइज्ड बन गई, ठीक है। यानी अब इसके अंदर भी हमने मोटर लगा दिया, अब हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो बोट होगी और जो शिप होगा वो अपने आप से चलेगा पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और इन्वेंशन हुई, कब, 19th जो सेंचुरी चल रही थी उसी के अंदर हमारे पास क्या आ गया, एरोप्लेन आ गया, ठीक है। यानी अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम लैंड पे रह रहे हैं तो ही हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वाटर से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जी नहीं, हम एयर से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया था, और एयर से जो लैंड और वाटर है उससे कम टाइम लगता था, ये भी पता चल गया। तो एयरप्लेन पहले बना, नॉर्मल एरोप्लेन था, यानी सिर्फ एक दो आदमी को ही वो लेके जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई, और नया डेवलप्ड एरोप्लेन जो बना वो अच्छे खासे पैसेंजर्स को लेके जा सकता था, पैसेंजर्स होंगे या गुड्स होंगे उनको भी ट्रैवल करवाने में हेल्प कर देता था, ठीक है। एक और हमारी चीज़, यानी अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी ने हमें क्या दिया है ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो वो हमें दिया है उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन दी है, यानी हाई स्पीड वाली ट्रेन्स, ठीक है। नॉर्मल ट्रेन्स तो बन गई थी, लेकिन जो अच्छी खासी बहुत स्पीड वाली ट्रेन, यानी कम से कम टाइम में हम कम से कम टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, तो ये सारी की सारी हमारे पास मोनो रेल, सुपरसोनिक, ये सारी क्या हैं, ये 20th सेंचुरी की इन्वेंशन है, जिसके अंदर हमें बहुत कम टाइम में हम काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस जो होता है वो कवर कर सकते हैं। साथ में हमारे पास स्पेस क्राफ्ट होते हैं, स्पेस क्राफ्ट भी हमारी 20th सेंचुरी की जो वो है इन्वेंशन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक स्टोरी थी कि आज तक की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई और कैसे कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट जो था वो चेंज हुआ। यानी स्टार्टिंग में लोग कैसे दुखी होते थे, कोई सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए खुद कैरी करना पड़ता था। अब क्या है, अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं।
अब मेन चीज़ आती है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हमारे पास बस तो आ गई, ठीक है, हम बस के थ्रू हम जा सकते हैं वहाँ तक, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, कैसे फाइंड आउट करें डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यानी हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका घर और आपके फ्रेंड का घर का डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो पैदल ही निकल जाओ, ज़्यादा है तो बस ले लो, और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो एरोप्लेन ले लो या फिर कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, यानी मेज़र लेंथ सबसे पहले आप करो, यानी मेज़रमेंट आपको पता होनी चाहिए कितना है। और ये हम ना डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी हमारे आसपास आप देखो कि दिन भर कुछ ना कुछ मेज़रमेंट होती ही रहती है। जैसे टेलर होता है, टेलर जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, कपड़े को नापता है कि ये जो क्लॉथ हमने दिया है ये कितना है, इसका डिस्टेंस और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, जिस हिसाब से वो उसका कुर्ता बनाएगा, ठीक है। तो बिना नापे तो वो कुर्ता भी नहीं बनाता। तो टेलर ने क्या किया, मेज़र किया, लेंथ को मेज़र किया। और हमारे पास कैसे है, जैसे कारपेंटर है, अगर किसी कारपेंटर से आपने कोई डोर बनवाना है तो वो डोर वो ऐसे ही थोड़ी ना बना देगा बिना वुड को नापे, नहीं, वो पहले क्या करेगा, वुड को नापेगा और वो देखेगा कि क्या इतना बड़ा डोर उस वाली वुड से बन सकता है या नहीं बन सकता। तो वो उसने क्या किया, पहले उसको नापा, ठीक है। तो ये क्या है, मेज़रमेंट है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे फार्मर होता है, फार्मर अपने खेतों में काम कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली फार्मर ने क्या किया, उसको ये तो पता होना चाहिए कि उसकी जो फील्ड है वो कितनी है, यानी उसके जो खेत है वो कितना है। तो जितना अगर छोटा खेत होगा तो उसको सीड की कम ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े सीड में ही उसका खेत जो होगा वो भर जाएगा, ज़्यादा सीड लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका फार्म जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, यानी फील्ड बहुत बड़ी है, तो उसके लिए उसको सीड की भी ज़रूरत होगी। तो ये क्या किया, उसने मापा है, पहले देखा है कि कितनी चीज़ चाहिए, कितना एरिया है, उसके अकॉर्डिंग कितनी चीज़ चाहिए वो ले आएगा। सेम ऐसे ही वाटर, अगर पानी देना है, ठीक है, पानी देना है हमें खेतों में, तो अगर छोटी फील्ड होगी तो पानी कम लगेगा और ज़्यादा फील्ड होगी तो पानी ज़्यादा लगेगा। तो कैसे पता हमें कितना पानी देना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेज़रमेंट क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट्स होती हैं, ठीक है। मेज़रमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट क्या होती है, कोई भी फिक्स्ड अगर क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं। यानी फिक्स्ड है, ये हर जगह यही सेम रहेगी। यानी अगर हम 1 ग्राम चीज़ बोल रहे हैं तो अगर आप यूएसए में बैठे हो तो भी आपको वो 1 ही ग्राम मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे इंडिया के अंदर बैठे हो तो इंडिया में भी अगर आप 1 ग्राम बोलोगे तो वो चीज़ 1 ही ग्राम मिलेगी। तो ये क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, जो यूनिट्स होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं जो मेज़रमेंट होती है, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मेज़रमेंट को हमेशा एक्सप्रेस्ड किसकी, 2 वे में एक्सप्रेस करते हैं, यानी 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है इसको, ठीक है। कैसे 2 पार्ट्स में, पहला होता है हमारे पास नंबर वाला पार्ट और दूसरा होता है हमारा यूनिट वाला पार्ट। जैसे 1 ग्राम बोला तो 1 क्या है हमारे पास, नंबर, और ग्राम जी जो होगा वो क्या है, यूनिट है। तो हमेशा ये 2 चीज़ों में 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर खाली 1 कर दें तो हमें नहीं पता 1 का मतलब क्या है, जब तक उसके पीछे यूनिट नहीं लगेगी तब तक हमें नहीं पता। जैसे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 ग्राम क्या है, 1 केजी क्या है। तो यूनिट्स भी लगनी ज़रूरी होती है, तभी हमें पता चलता है, मेज़रमेंट का एग्जैक्ट पता चलता है, ठीक है। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब तक हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड कोई यूनिट नहीं हुआ करती थी तब तक ना लोग क्या करते थे, फुट से या फिर हैंड स्पैन से ये पता लगाते थे, या फिर हम और क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करके वो क्या करते थे, नॉर्मल डिस्टेंस लेते थे। यानी अगर आपको एक जगह से, यानी आपको ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर आपको नापना है तो वो क्या करते थे, पैरों का अंदाज़ा लेते थे कि कितने फुट आएगा वो, तो जितने फुट वो आता था उतना वो मार्क कर लेते थे कि ये इतने फुट का डिस्टेंस है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये हमेशा वेरी करता था पर्सन टू पर्सन, यानी एक पर्सन जो अगर चीज़ नाप रहा है तो अगर उसका हाथ या फिर उसका पैर इतना बड़ा है और दूसरे का अगर इतना है तो वो तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया ना, ये हर एक लोग के लिए तो बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो ये हमेशा जो वेरी करता रहता था ना, ये प्रॉब्लम बहुत दे रहा था। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक तरीका निकाला गया जिसको हम स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यानी अब हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाना स्टार्ट करा। किसने शुरुआत की थी ये वो थे हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। देखो इन 1790 के अंदर जो फ्रेंच था उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाला तरीका निकाला, यानी उन्होंने क्रिएट किया था स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, ठीक है। उन्होंने इसको क्या कहा था, मैट्रिक सिस्टम बोला, और सबको कन्विंस करने की कोशिश की, सबको मनाने की कोशिश की कि हर एक जो साइंटिस्ट होंगे वो एक पर्टिकुलर मैट्रिक सिस्टम को अपनाएं, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट बोल रहे हैं। किस लिए, अगर ऐसा ना हो तो क्योंकि हमारे पास हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए हर जगह पे। अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट में कोई भी चीज़ 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो वो 1 सेंटीमीटर अगर वो कहीं और भी बैठा होगा तो उसको भी 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी होने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये एक सिस्टम बनाया गया, और इस सिस्टम को, जो मैट्रिक सिस्टम उन्होंने बनाया था, उसको आजकल में हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। इसको ये बोला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। गाइज ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है एसआई यूनिट की डेफिनेशन और फुल फॉर्म, ओके। सो एसआई यूनिट के अंदर हम क्या लेते हैं, जैसे हम लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, हमारे पास मीटर होता है, ठीक है। मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है खाली हमने 1 मीटर बोल दिया उसके बाद ख़त्म, नहीं। हमारे पास जैसे 1 मीटर किसके बराबर होता है, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, यानी ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लेंथ, जो एसआई यूनिट है लेंथ की, वो है मीटर, लेकिन हम 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो हमारे पास कितने, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर हम मीटर ही देख रहे हैं तो अगर हमारे पास डिस्टेंस, हमें लार्ज डिस्टेंस हमें कवर करना है, ठीक है, यानी हमें लार्ज अगर डिस्टेंस कवर करना होता है तो उसके लिए क्या मीटर यूज़ कर सकते हैं, मीटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं। लार्ज डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। किलोमीटर जो होगा वो बेस्ट होता है लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो 1 किलोमीटर हम कितना कह सकते हैं, ये 1000 मीटर होता है। हमेशा जब भी बात करें 1 किलोमीटर मतलब समझ जाओ वो 1000 मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, ये तो है नॉर्मल, अगर लीनियर हमारे पास हमें डिस्टेंस कवर करना है, यानी जैसे क्लॉथ था वो भी क्या था, लीनियर था, और हमारे पास जो डिस्टेंस है किलोमीटर में, जो डिस्टेंस है वो भी लीनियर है। लेकिन अगर कर्व्ड अगर लाइन है, उस कर्व को अगर आपको नापना है तो वो आप कैसे नापोगे, वो आप नाप सकते हो थ्रेड की हेल्प से, ठीक है। एक थ्रेड लो, उसको यहाँ रखो, एक पॉइंट का जो एंड उसका थ्रेड का होगा वो यहाँ रखो, और उसको बिल्कुल साइड साइड से चिपकाते हुए देखो, और यहाँ तक लेके आओ जहाँ तक वो डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाता है। जैसे ही डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ पे थ्रेड पे मार्क कर लो। अब इस थ्रेड को क्या करो, खोलो, स्ट्रेच करो इसको, और यहाँ पे मार्क, जो इंची टेप होती है, स्केल होते हैं, उससे नाप के देख लो कि ये थ्रेड हमारा कितना है। जितना वो थ्रेड होगा उतना ही हमारा ये कर्व्ड वाला जो डिस्टेंस है वो है। तो कोई भी कर्व वाला अगर एरिया हमें नापना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, थ्रेड की हेल्प लेते हैं, और बाद में उस थ्रेड को हम नाप लेते हैं कितना है, जिससे हमें डिस्टेंस का पता लग जाता है, ठीक है। अब देखो हमें कैसे पता, मोशन की भी तो बात थी, मेजरमेंट तो हो गया, हमारे चैप्टर में मोशन की भी तो बात थी। तो मोशन का हमें कैसे पता चले कि एक चीज़ जो है वो रेस्ट पे है और दूसरी चीज़ जो है वो मोशन में है, कैसे पता चलता है इस चीज़ का। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मोशंस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ये कौन सा मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि हमारे पास एक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर वॉक कर रहा है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन में बोलेंगे, ठीक है। यानी अगर एक नॉर्मल कार है, दिस इज़ द कार, ये कार नॉर्मली जा रही है और ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई,
तो अब ये क्या है, इसने कौन सा डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में अगर ये चल रही थी तो ये रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर थी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो किस में, सर्कुलर पाथ कवर करे, यानी ये क्या कवर करेगा, सर्कुलर पाथ अगर वो लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें सर्कुलर मोशन का, तो अगर हम एक टाई करें एक थ्रेड को, ठीक है, एक हमने ये एक स्टोन लिया और इससे हमने टाई कर दिया एक थ्रेड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थ्रेड है, और ये हमारे पास क्या है, स्टोन है, और यहाँ पे हमने क्या है, हाथ से इसको पकड़ा और इसको घुमाना स्टार्ट किया, तो ये कैसे घूमेगा, ये क्या डिस्टेंस, ये कौन सा मोशन ले रहा है, ये सर्कुलर मोशन ले रहा है। यानी अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास और एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक फ़ैन, जो हमारे पास घर में जो फ़ैन चलते हैं ना, तो वो फ़ैन कैसे होते हैं, इनका क्या, कौन सा मोशन में चलते हैं, ये सर्कुलर मोशन में चलते हैं। या फिर अगर हम हैंड्स ऑफ क्लॉक की बात करें, ठीक है, यानी हैंड्स ऑफ क्लॉक के जो हाथ होते हैं, जो मिनट की सुई होती है और जो घंटे की सुई होती है, ये जो मूवमेंट करती है, इधर से इधर, इधर से इधर जाएगी, तो ये किस में घूम रही है, ये सर्कुलर पाथ कवर कर रही है। तो कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ कवर करे तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब ये कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट रिपीट करता है अपना मोशन, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रिपीट करेगा अपना मोशन आफ्टर सम टाइम, यानी एक थोड़ा सा टाइम होगा। ये हमारे पास क्या है, एक पेंडुलम है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो ये स्टोन है, ये थ्रेड है, और यहाँ पे आपने इसको बांध दिया किसी चीज़ से। अब देखो, जैसे ही आप एक हाथ से पकड़ोगे और इसको खींच के यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है, एक हाथ से पकड़ा आपने, खींच के यहाँ लिया है और इसको छोड़ दो, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस जाएगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस अपना, यानी वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपना पाथ, मतलब बार बार रिपीट करे जा रहा है कुछ टाइम के बाद, यानी 1 मिनट में वो यहाँ आ रहा है, अगली मिनट में वो यहाँ आ रहा है, अगली मिनट में वो इधर आ रहा है। तो क्या है, टाइम के साथ वो अपना पाथ जो होता है वो रिपीट करे जा रहा है। अगर वो रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, अगर कोई बच्चा स्विंग कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा जो होगा वो स्विंग कर रहा है, तो स्विंग करते वक्त वो कैसा मोशन दिखा रहा है, वो भी तो ऐसे ही जा रहा है, पहले पीछे जा रहा है फिर आगे जा रहा है, यानी उसके ऊपर ये जो झूला होगा वो तो लगा ही रहेगा, तो वो फिर आगे जा रहा है, फिर उसने पीछे गया, उसको फिर आगे गया। ये क्या है, रिपीट मोशन बार बार कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे ड्रम होता है, या फिर हम तबला कह सकते हैं। तबला के अंदर भी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास एक तबला है, इसका जो ये ऊपर वाली जो फिल्म होगी ना, ये पतली सी एक लेयर लगी हुई होती है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, यानी वो कैसे कैसे मूव करेंगे, ऊपर नीचे, जो फिल्म होगी, ये वाली फिल्म जो होगी वो कभी ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। क्यों, क्योंकि हम वाइब्रेशन उसको दे रहे हैं, बार बार हम उसको हाथ मार के उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से उस वाइब्रेशन से ही हमें साउंड मिल रही है तबले की। या फिर हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। तो गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उससे भी हमें क्या मिलती है, हमें यही साउंड जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि उसके जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो पीरियोडिक मोशन शो करते हैं, ठीक है, एक अपना सेम पाथ बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। लेकिन कई बार क्या होता है, मोशंस जो होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन भी कई बार हमने देखने को मिलता है। जैसे अगर एक बॉल है, नॉर्मल बॉल है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल रखी थी और बॉल को हमने ऐसे ही फेंक दिया, तो फेंकते की वजह से क्या होगा, बॉल जो होगी वो एक तो रोटेशन दिखाएगी अपने अंदर भी, और साथ में जो बॉल होगी वो आगे भी जा रही है, ठीक है। तो यानी ये बॉल कैसा मोशन दिखा रही है, एक तो रोलिंग वाला मोशन दिखा रही है, रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, यानी हमारे पास बार बार अपने ही एक्सेस पे ये रोल करती हुई जा रही है। और कहाँ जा रही है, एक फॉरवर्ड मोशन भी दिखा रही है, ठीक है, एक लीनियर स्ट्रक्चर, एक हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है। तो कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन पे जाती है तो वो कौन सा होता है,
रेक्टिलिनियर स्ट्रक्चर होता है या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं उसको। अगर रोल कर रही हो अपने एक्सिस पे रोल करे जा रही है तो ये क्या है हमारे पास सर्क्यूलर मोशन है, ठीक है। तो सर्क्यूलर मोशन में ये ऐसे घूम रही है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी सर्क्यूलर मोशन भी कर रही है और रेक्टिलिनियर मोशन भी दिखा रही है। कब? जब एक बॉल जो होगी वो नॉर्मली ग्राउंड के ऊपर बस एक मूव करवा रही है, आपने बस उसको वहीं पे ग्राउंड के ऊपर गिरा दिया जिससे वो ग्राउंड पे चल रही है बस, ठीक है। इतना समझ में आया, यानी कभी कभार आपको कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। अब मेन चीज़ क्या है इसकी, यानी मोशन होता क्या है, मोशन क्या चीज़ है, आपको इससे तो ये चीज़ क्लियर होगी। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, यानी चेंज इन पोजीशन। कोई भी जगह का अगर चेंज होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का विद टाइम, ओके, ऑब्जेक्ट विद टाइम, अगर टाइम के हिसाब से वो चीज़ वहाँ से चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन जो होगी वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ मोशन में है। अगर वो चेंज ना हो, अगर चेंज नहीं हो रही, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये बहुत क्लियरली आपको पता चली जाएगा। अब देखो मेन चीज़ क्या है, पोजीशन को हम कैसे बता सकते हैं कि सेम जगह पे है या नहीं है? ये है डिस्टेंस मेज़र करके हम बता सकते हैं, डिस्टेंस मेज़र करके हम बता सकते हैं कि वो चीज़ वहीं पे ही है या कहीं और चली गई। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक आपका घर है, ये घर है, यहाँ पे आपकी कार खड़ी हुई है, ठीक है, ये आपकी कार है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, मान लो ये 2 मीटर का आपको डिस्टेंस पता है कि मेरे घर से मेरे कार के बीच का इतना डिस्टेंस है, ठीक है। 2 घंटे के बाद आप आए, आपने आके देखा तो 2 ही मीटर डिस्टेंस रहा। फिर आप क्या हुआ, 4 घंटे बाद आए तो आपने देखा कि 2 ही मीटर रहा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस पे है? रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ, यही हमारे पास हमारा घर है और हमारी जो कार है पहले वो यहीं पे है, यानी 2 घंटे बाद आपने देखा तो वो कार हमारी यहाँ पे है, कितने? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। 4 घंटे बाद आपने आके देखा तो हमारे पास हमारी कार यहाँ चली गई, यानी अब वो कितना हो गया? 2 किलोमीटर दूर है, यानी डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ गया, घर से कार का डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये क्या चीज़ है, यानी हमारी जो कार है वो किस में है? मोशन में है। किसके रेफरेंस में? हमारे घर के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं ये बात, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं था, सब कुछ कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।